हाय एवरीवन। तो आज है हमारे साथ गुनगुन। गुनगुन हमारी अल्फा की स्टूडेंट हैं जिनके अभी 3rd ईयर के अंदर इंटर्नशिप लगी है जेपी मॉर्गन के अंदर। एक अच्छी खासी इंटर्नशिप है एंड जेपी मॉर्गन इज अ रियली गुड कंपनी। एंड गुनगुन खुद एनआईटी सूरत की स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो आज हम गुनगुन की जर्नी के बारे में जान रहे होंगे। तो गुनगुन, आप स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। Hi everyone, मैं गुनगुन हूँ. I'm a student from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology. I'm currently pursuing my BTech in Computer Science and Engineering, and I have got an intern at JP Morgan. So basically, my journey actually started जब 10th class में due to a sudden heart attack मेरे father की death हुई थी. तो एक्चुअली आई हैव वेरी मच ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ माई मामा एंड ऑल दोज फैमिली कि तभी उन्होंने बोला था कि अभी भी हम लोग हैं. तो वो मेरे को मोटिवेटिंग सबसे ज़्यादा फैक्टर लगा था कि मतलब अगर वो लोग कर सकते हैं, वो लोग मेरे को इंस्पायर कर सकते हैं, तो फिर ये जेई तो सिर्फ एक नॉर्मल वाली एग्ज़ाम ही है, उसको तो क्रैक कर ही सकते हैं. तो उसके बाद मैंने 12th में जेई क्रैक किया और फिर मैंने एनआईटी सूरत में सीएसई ब्रांच में अभी मैं करंटली परस्यू कर रही हूँ मेरा बीटेक. उसके बाद मैं जेपी मॉर्गन का पूरा इंटर्नशिप ड्राइव था, वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो इजी है, यू आर केपेबल, और काफ़ी हेल्पिंग और काफ़ी मोटिवेटिंग है फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, तो गुनगुन आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं ओरिजिनली वडोदरा से बिलोंग करती हूँ. ठीक है. अच्छा, फिर कॉलेज के अंदर आपने कोडिंग कैसे स्टार्ट की? फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था, मतलब कैसे करना है, और मैं बहुत कंफ्यूज भी रहती थी क्योंकि कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उतना अवेयरनेस नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है. फिर फर्स्ट ईयर तक के एंड तक मेरे को समझ में आने लगा कि कुछ कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी कोडिंग आती है, जैसे 3 स्टार कोडर एट कोडशेफ, 4 स्टार कोडर एट कोडशेफ. मतलब मैं एसयूएनआईटी में क्लब्स होते हैं, जीडीएससी, एसीएम, वैसे तो वहाँ पे जाके मेरे को पता चला कि अच्छा लोग पढ़ रहे हैं, कोडिंग वाला भी काफ़ी अच्छा कल्चर है. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को भी कुछ करना है. बट यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज है, मतलब अगर करने जाओ तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं मिलता है. इसलिए फिर जब आपका ओपनिंग आया था अपना कॉलेज का, तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने डायरेक्टली फॉर्म भर दिया था. अर्ली बर्ड ऑफर जो फर्स्ट वाला लॉन्च किया था, वही मेरा, मतलब वही तभी मैंने फाइनलाइज कर दिया था कि मेरे को ये कोर्स लेना है. तो आप बैच 1 के स्टूडेंट? बैच 1 के स्टूडेंट हूँ मैं. और उसके बाद उसको वो कोर्स को, जैसे अमन भैया ने बोला था कि 3-4 बार इसको मतलब घोल घोल के पी जाओ, वैसे किया था कि मतलब उसको रिवाइज किया. तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पिंग लगा जो अल्फा कोर्सेस है. ठीक है, नाइस. तो लाइव सेशंस वगैरह अटेंड किया आपने? हाँ, कुछ किए थे और कुछ की रिकॉर्डिंग भी देखी थी. और मतलब कुछ तो मैंने, जैसे लिंक्डइन वाला सेशन हो गया, उसको तो मैंने रिपीट कर करके देखा है कि मतलब कैसे, मतलब हर बार कि कुछ ना कुछ अलग पॉइंट्स मिलते थे, ऐसा करके. नाइस. अच्छा, और बताओ कि जब इंटर्नशिप सीजन आया तो कौन कौन सी कंपनीज आई, किस तरीके से अप्लाई किया आपने, कैसा रहा सीजन आपका? हाँ, जेपी मॉर्गन फर्स्ट कंपनी थी एसवीएनआईटी में, और उसके बाद भी काफ़ी कंपनीज आई थी. बट जेपी मॉर्गन में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से वो दूसरी कंपनीज में बैठने नहीं दे रहे थे. तो फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था मार्च के अराउंड. उसमें 2 सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन आते, ईजी लेवल, मतलब अगर जिसने वो अल्फा कोर्स किया उसके तो मतलब काफ़ी, जो फर्स्ट 2 वीडियोज होते हैं ना, बेसिक सिंटैक्स वगैरह, वैसा सिमिलर था. और उसके अंदर मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था. फिर वो लोग बुलाते हैं हायर व्यू राउंड के लिए. वहाँ पे कुछ कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम्स होते हैं, उनसे आपका टेस्टिंग होता है. मतलब आई गेस 2 क्वेश्चंस होते हैं और 2 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए. विदिन 2 मिनट्स तुम्हें कुछ भी आंसर करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या तुमने फेस की थी जब तुमने कोलैबोरेटिवली वर्क किया था तब. और सेकेंड क्वेश्चन था कि तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, मतलब कैसे अपना नेटवर्क को एक्सपैंड करोगे, वो सब. तो मैंने मतलब पूछ लिया था कि कैसे बोलना है सीनियर से. तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो जैसे तैसे दे दो, और सेकंड अटेम्प्ट में अच्छी, मतलब दे विल गिव यू 2 मिनट्स टाइमर जिस फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में. सो तब तुम थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो और फिर सेकंड अटेम्प्ट अपना अच्छे से दो. फिर वो सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा फाइनलाइज्ड अटेम्प्ट होता है, वो डायरेक्टली सबमिट हो जाता है. ओके, ठीक है. तो बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे आपसे एचआर रिलेटेड या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस, राइट, उनको आपको आंसर करना है. फर्स्ट राउंड आपका टेक्निकल. और ये थर्ड था वो हैकेथॉन था, कोड फॉर गुड. सो उसमें मेरी टीम में आई गेस 6 मेंबर्स थे. सभी लोग अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस से थे और सभी लोगों के टेक्स्ट भी नहीं मिल रहे थे. तो कुछ भी हम लोग थे बेसिकली मर्न स्टैक और एंड्रॉयड वाले. और हमें आ गया था एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब INI एक फाउंडेशन था, उसका हमें प्रोजेक्ट आया था कि तुम्हें विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए दिखाना है कि तुम कैसे करते हो, मतलब वो लोगों के लिए वेबसाइट एक्सेसिबल बनाना है.
तो मतलब बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे देंगे वो अपने हैकेथॉन के बारे, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। फिर तुम्हें भी एनालाइज करना है कि तुम कैसे कर सकते हो। कि हम लोगों ने बोला कि टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर कर लेंगे ताकि वो लोग देख सके, मतलब वो लोग जहाँ पे भी पॉइंटर को हिलाते वहाँ पे वो वाला टेक्स्ट जनरेट हो स्पीच जनरेट हो सकती है। फिर सेकंड वाला मतलब हम लोगों ने सोचा था कि जैसे कि उन्होंने बोला था कि कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है अभी कोविड के टाइम से, तो हम लोगों ने सोचा था कि एक जूम प्लेटफॉर्म जैसा क्लोन बनाएंगे और वहाँ पे जैसे कि सारी मीटिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेंगे और फिर वो ट्रांसक्रिप्ट एज अ टेक्सचुअल फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाएगी यूज़र के लैपटॉप में। और फिर जब भी यूज़र देखना चाहता है कि वो वाली मीटिंग में, जैसे कि हम लोग तो मीटिंग्स के कुछ नोट्स लिख दिए, पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आई डोंट थिंक सो कि वो इतने केपेबल, मतलब उतना नहीं होगा कि वो लोग सुन भी रहे एक साथ और लिख भी रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि वो ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं वो सारी मीटिंग्स की, और फिर उसके बाद जब भी उनको देखना है, रिमाइंड करवाना है अपने आप को कि मोमेंट्स ऑफ मीटिंग क्या थी, तो वो लोग टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर तो है ही, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम लोगों ने आइडिया क्रिएट किया था। ओके, तो ये आपका जेपी मॉर्गन वाली हैकेथॉन के लिए? हाँ, जेपी मॉर्गन वाली हैकेथॉन के लिए था। ठीक है। इसके अलावा आपने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आपने एक हैकेथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया। यस, माइक्रोसॉफ्ट गिटहब कोपायलट हैकेथॉन वो इस अप्रैल में हुआ था। तब मतलब आई गेस 4 ट्रैक्स थे, जिसके अंदर एक था फाइनेंस ट्रैक, एक एमएल ट्रैक था, कुछ एक एंड्रॉइड था और दूसरा भी एमएल के बेस्ड ही कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो ये 4 डोमेन्स हैं जिनमें से कोई भी एक पिक करके आप उसके अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यस, तो उसके अंदर मैंने फाइनीज करके वेबसाइट बनाई थी, जिसके अंदर आप सब अपने बजट्स जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। फिर एक ऐसा कॉलम था कि जहाँ पे वो डोनट जैसा शेप होगा, तो हम लोगों ने ऐसा बोला था कि जो चीज़ तुम लोग ट्रैक कर सकते, जो चीज़ तुम लोग मेजर कर सकते हो, उसी चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों ने ट्रैक कर लिया कि तुम कितने एक्सपेंसेस हो रहे और कौन सी कैटेगरी में तुम ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो तुम अगली बार से उसका मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे हो सकता है रिड्यूस। तो वो वाला एक फीचर डाला था। फिर एक और फीचर डाला था कि अगर तुम्हारा गोल है, जैसे कि तुम्हें घर लेना है, तो वो कितने में आएगा। सो लेट्स से 500 रुपीज़। सो फिर हम लोगों ने बोला कि कितने महीनों में लेना है, तो आई गेस 5 मंथ्स। सो वो ट्रैक करता जाएगा कि तुम्हें 100 रुपीज़ हर मंथ बचाते रहना है। और फिर वो नेट डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो पूरा समरी पेज होता था ना, वहाँ पे हम लोगों ने कई कॉलम्स रखे थे, जैसे कि नेट डिस्पोजेबल इनकम कितना है, फिर तुमने बजट। सो हम लोगों ने पूरा इनकम का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनकम पूरा एक होल सोर्स है, उसमें से तुमने आधा 500 रुपीज़ जैसे तुमने बजटिंग कर दिया और 500 रुपीज़ तुम्हारा डायरेक्ट सेविंग्स अकाउंट में चला गया, राइट। फिर वो जो 500 रुपीज़ तुम्हारा जो बजटेड अमाउंट है, वहाँ से तुम कितना एक्सपेंस कर रहे हो वो देखते जाते थे। जैसे 500 रुपीज़ में से मैंने इस बार सिर्फ 400 रुपीज़ का ही किया, तो तुम्हारा 500 प्लस ये जो 100 बचा यहाँ से बजटेड अमाउंट से, वो तुम्हारा टोटल सेविंग्स होगा। और 500 जो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, वो तो है ही तुम्हारा नेट सेविंग। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट था, उसके अंदर या दो लोग थे। ठीक है, तो आप जीते फिर? हाँ, जीते। फर्स्ट आए? सेकंड आए, फर्स्ट रनर अप। ठीक है, तो क्या पूरा नाम क्या है स्टूडेंट्स को आप बता दो, क्या आपको प्राइज मिला उसके बारे में बताओ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट गिटहब कोपायलट हैकेथॉन थी, जिसमें मेरे को फर्स्ट रनर अप का प्राइज मिला। उसमें मेरे को एक फ्रेम, फिर एक वो आइडल जैसा भी मिला है कुछ, और 1,25,000 जितना प्राइज मनी मिला। नाइस। कैसा लगा आपकी मम्मी को? बहुत अच्छा। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब लगी इंटर्नशिप? मामा जी का क्या था? बहुत, मतलब वो लोग तो थे ही कि हाँ लगी जाएगी, कुछ भी कर लेगी, मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग। वही लोग मेरे को मोटिवेट करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। वैसे नाइस। अच्छा, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के साथ साथ आपने और क्या क्या सीखा? मैंने पहले जब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में तो मैंने प्योरली फोकस किया था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे। उसके बाद जब मेरा काफ़ी अल्फा का 70-80% कोर्स जितना कंप्लीट होने लगा था और फिर मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे लीड कोड मीडियम पे, तब मैंने वेब डेव थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने मॉन स्टैक सीख लिया और अभी पाइथन में जेंगो वाला स्टैक अभी थोड़ा
धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है मान लो जो भी बिगिनर है और जो जिसका मन है कि आगे जाके मैं भी हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करूँ, उसको आप क्या एडवाइस दोगे, कैसे स्टार्ट करे? सबसे पहले तो नेटवर्किंग मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब नेटवर्किंग होगा तो तुम्हें स्टैक्स के बारे में भी पता चलेगा, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग से काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती है, तो वो मेरे को लगा। और सेकंड है कि पहले तो मॉन स्टैक ही सीख लो, मतलब ये इंडिया का स्टैक है बोलते हैं लोग कि सबसे सिंपल भी है और काफ़ी रिसोर्सेज भी है मॉन स्टैक के, तो मैंने मॉन स्टैक इसीलिए स्टार्ट किया था कि ये हैकाथॉन जो जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी जेपी मॉर्गन, उसमें भी काफ़ी लोग मॉन स्टैक के ऊपर ही थे, तो एक टेक स्टैक पकड़ो और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ। मैंने भी ये सोचा नहीं था कि मैंने ये हैकाथॉन जीतूंगी, मेरे को पता भी नहीं था कि जीतने वालों को क्या प्राइज मिलता है, मैंने सिर्फ बना दिया और फिर जीत गए, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, नाइस। और इसमें जैसे शुरुआत में कभी कभी ऐसा फेस करते हैं, हम शुरू में कोडिंग सीख रहे हैं तो कई बार लॉजिक नहीं बनता स्टार्टिंग में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं टॉपिक सारे पढूं, क्या मैं सवाल करूं, सवाल कर रहा हूं तो लॉजिक नहीं बन रहा, कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस चीज़ के साथ आपने कैसे टैकल किया? जब मैं अल्फा कॉलेज से पहले मेरा भी सेम फेज था कि मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से कॉन्टेस्ट देने होते हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है और लीड कोड पे कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं है, वो मेरे को कंफ्यूजिंग लगता था कि क्या करना है और कंपनीज में क्या पूछते हैं। लोग बोलते हैं कि तुम माइक्रोसॉफ्ट से लीड कोड वाले क्वेश्चन से भी चले जा सकते हो, पर बोलते हैं कि कोड शेफ कोड फोर्सेस पे रैंकिंग अच्छी है तो भी तुम्हारा हायर चांसेस है, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। उसके बाद मतलब ये जो कोर्स मैंने किया तब मेरे को स्ट्रक्चरली पता चला कि कैसे क्वेश्चंस को एक्चुअली अप्रोच किया जाता है। उसके पहले मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि अच्छा ठीक है अरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, फिर ये होता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना होता है वो मेरे को यहाँ से पता चला था कि कैसे अप्लाई करते हैं और फिर कैसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस में थे, फिर जैसे आपने डिवाइड किया था इजी मीडियम हार्ड, तो वो लेवल होता था। मैं पहले हार्ड क्वेश्चंस लेके बैठ जाती थी कि ठीक है इजी मीडियम कौन करता है, फिर पता चला कि कैसे करना होता है। हाँ, ठीक है, नाइस। तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी कोडिंग करते हो? मैं यूजुअली लीड कोड ही प्रेफर करती हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा आप रेज्यूमे की क्या इंपॉर्टेंस लगी और रेज्यूमे कैसे बनाया आपने? ओके, रेज्यूमे के लिए जो हमारा सीडीसी पोर्टल है उसका ही एक फॉर्मेट यूज किया था, लेटेक्स का सिंपल फॉर्मेट था। उसमें सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, फिर सेकेंड कॉलम में जहाँ से तुमने 10th 12th और जेई की परसेंटाइल डालना हो वो सब, फिर सेकंड में तुम्हारा मैंने गूगल क्लाउड का एक कैंपेन हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें क्विकी लैब्स करके सारी लैब्स होती है, तो वो मैंने कंप्लीट किया था लास्ट ईयर लास्ट दिसंबर में। ठीक है, तो वो वाला मेरा एक्सपीरियंस में है। और फिर उसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो है, और मेक श्योर करना कि मतलब प्रोजेक्ट्स हर थोड़े थोड़े डोमेन के होने चाहिए, मतलब कोई भी एक डोमेन के सारे प्रोजेक्ट्स, तो मतलब डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी मतलब मेरे हिसाब से। जैसे कि मेरा एक पाइथन का है जो मैंने चैटबॉट बनाया था, वो है, फिर एक मॉन स्टैक का है, और फिर पूरा एक फुल स्टैक का है जो फाइनीज वाला है, वो मेरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो गया। और उसके बाद जो कोडिंग प्रोफाइल लिंक्स है वो डाल दिए, जैसे लीड कोड डाल दिया, कोड शेफ डाल दिया, कोड फोर्सेस डाल दिया, वैसे। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं इंटरव्यूज के लिए, आपसे पूछा था कोई इंटरव्यूज के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में? आई गेस जेपी मॉर्गन में तो डायरेक्टली मेरा हैकाथॉन हुआ था और उसके बाद ही रिजल्ट आ गया था, बट काफी कुछ कंपनीज है जहाँ पे पूछते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क से हो गया, डीबीएमएस से हो गया, ओएस तो हमारा इस साल आया है, तो ऑन कैंपस कंपनीज तो नहीं पूछती है उतना, और जितने में ऑफ कैंपस में मैंने ओएस दिए है ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ओके। तो जेपी मॉर्गन कौन से वाले ऑफिस के अंदर हो गया आपकी इंटर्नशिप? आई गेस अभी तो उन्होंने सिर्फ प्रेफरेंस ही लिया है, वो दिसंबर जनवरी तक बताएंगे कि कहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, एंड क्या स्टाइपेंड है आपकी इंटर्नशिप? 75,000। और सीटीसी कितना होता है जेपी मॉर्गन का पीपीओ आने के बाद? पीपीओ आई गेस 16-17 के अराउंड। और फ्रेंड सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंस रहा कॉलेज के अंदर, किस तरीके के दोस्त आपके हैं? हाँ, मेरे काफ़ी वेराइड स्पेसीज के दोस्त हैं, मतलब अगर घूमने जाना है तो वैसे भी है, कोडिंग वाले भी है, और मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर लगा मतलब मेरी लाइफ में तो ये जो क्लब्स होते हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब वहाँ पे तुम सेम डोमेन, जो सेम गोल है जिन स्टूडेंट्स का, या ऐसे सीनियर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सेम गोल सेट,
या सेम माइंडसेट के पीपल के साथ मिलते हैं, और सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी हेल्प कर देते हैं SVNIT के सीनियर्स। प्लेसमेंट सीजन आपको क्या थोड़ा स्लो लगा रिसेशन की वजह से इस साल, या इंटर्नशिप सीजन, या नॉर्मली चल रहा है आपके कॉलेज के अंदर? नहीं, थोड़ा बहुत तो रिसेशन है, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट है, इसलिए वो लोग काफ़ी पॉलिसीज भी इम्पोज कर रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को कुछ ना कहीं जगह पे प्लेसमेंट मिल जाए या फिर इंटर्नशिप मिल जाए एटलीस्ट। तो मतलब SVNIT वाले काफ़ी अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि सब लोगों को मिल जाए, पर कंपनीज ही कम आ रही है इस बार रिसेशन की वजह से, इसलिए। ओके और फाइनली कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे JP मॉर्गन के अंदर? फर्स्ट जो कोड फॉर गुड हुआ था उसके अंदर आई गेस 20-25 अराउंड हुए थे, और रिजल्ट आई गेस 12-15 पीपल का आया था, जो कि लास्ट टाइम था 25 पीपल में से 23 को सिलेक्ट कर दिया था। बट वो रिसेशन की वजह से इस बार काफ़ी कम स्टूडेंट्स को, मतलब काफ़ी नहीं, मतलब कम स्टूडेंट्स को किया है सिलेक्ट। ठीक है, इसमें NIT सूरत आने का डिसीजन कैसे लिया आपने कि ठीक है कॉलेजेस में चॉइस मिलती है पर NIT सूरत कैसे लिया? एक तो पहला मेन रीज़न था कि घर के पास ही था, वडोदरा है, और मेरे को यही वाला मिल रहा था, भोपाल मिल रहा था, फिर एक राजस्थान की जो है वो, और ये सूरत वाला। उसके बाहर मतलब फैमिली वाले ना बोल रहे थे कि उतना दूर तो नहीं जाना है, तो ये सूरत था, और बेस्ट सिटी है, डायमंड सिटी, तो फिर ठीक है। तो अभी आप हॉस्टल में रहते हो, घर से ट्रैवल करते हो? नहीं, हॉस्टल में रहते हो। अच्छा, एज अ डे स्कॉलर है ना, एज अ हॉस्टलर कौन सी लाइफ बेटर रही? क्या लगा आपको कॉलेज स्टूडेंट? आई गेस मेरे को लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक हॉस्टल लाइफ तो होनी चाहिए, ताकि पता चले कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स क्या है पेरेंट्स के। मतलब वो काफ़ी कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी लगता है कि सब मैं ही करूँ हॉस्टल में रह के, कि ये क्या करना है, वो वाई वाली आंटी नहीं आई, कुछ भी क्या है। पर ठीक है, फिर अपने आप से इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, फिर बजटिंग आता है, काफ़ी कुछ ट्रैवलिंग पता चलता है वैसा। तो कई बार जैसे मान लो लाइफ के अंदर जब हम मान लो कम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, या कोई बच्चा है जो प्लेसमेंट इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर रहा है, कई बार स्टूडेंट को नेगेटिव थॉट सेट करते हैं, कई बार हमें डाउट होता है कि लगेगी इंटर्नशिप, नहीं लगेगी, कब लगेगी। तो जब तक लगती नहीं है तब तक तो बहुत स्ट्रेसफुल हमारा टाइम रहता है। तो इस तरीके से स्ट्रेसफुल टाइम को आपने कैसे टैकल किया? आई गेस अभी भी चलता रहता है कि मतलब अभी भी ऐसा होता है कि अच्छा इसका ऑफ कैंपस में भी इतना अच्छा इंटर्नशिप लगा है और मेरा ऑन कैंपस है फिर भी इतना कम है। तो वैसे नेगेटिव थॉट्स तो आते ही रहेंगे, पर उसे उभरना है। तो मतलब मेरा तो है कि कुछ यूट्यूब वीडियोस, जैसे मैं अमन ततरवाल भैया को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। मतलब जब से आई गेस 5 years हो गए, राइट, चैनल 5 more than 5 years, 7-8 years, तो 5 years से तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। तो उनके कुछ वीडियोस देख लिए, फिर कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी होती है जो मोटिवेट करती है, मतलब मम्मी या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर लिया, वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। या तो फिर सब कुछ छोड़ के मतलब 10 मिनट वॉक, वो भी काफी मतलब वो भी रिफ्रेशिंग होता है। ब्रेक ले लो, नहीं हो रहा है तो ब्रेक ले लो। ठीक है, तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए? आगे मेरे को ऐसा बनना है, जैसे आप जैसे जितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रहे हो, वैसे मेरे को भी इतनी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है कि मतलब मैं कैसे बन सकूं, वो मेरे को आपसे सीखना है। कि कैसे जैसे आपने पूरा कोडिंग कल्चर ही बदल दिया इंडिया का, कि कैसे कितना जैसे पहले तो लोग बोलते थे कि कोडिंग बहुत टफ है, क्या है कुछ भी। मतलब जब मैं मेरे भाई से बात करती हूँ, वो भी CSE एक कजिन है, उससे बात करती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को कोडिंग इतनी अच्छे से आ जाती है, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं थे कि क्या कहाँ से पढ़ना है और कैसे। पर आपने जो रिवॉल्यूशन लाया है, कोडिंग रिवॉल्यूशन, तो वैसे मैं भी कैसे इम्पैक्टफुल हो सकती हूँ, वो मेरे को सीखना है आपसे। अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली अगर हेल्प करेंगे, कुछ होगा मेरे पास तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। ठीक है, इसमें और चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मान लो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर है, इस साल आया है, और वो नई अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर शुरुआत करने वाला है, तो उसको आप कौन सी क्या एडवाइसेस दोगे या कौन सी 3 चीजें बताओगे जो उसको हेल्प कर सकती हैं उसकी जर्नी के अंदर? ओके, सो फर्स्ट ईयर तो बेसिकली उतना लोड नहीं लेना चाहिए। मतलब मैंने C लैंग्वेज को प्रॉपरली सीख लिया था, उसके सिंटैक्स वगैरह, और फिर डेवलपमेंट को मैंने तभी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करने का, मतलब अगर मैं पीछे जाऊँ तो मैं थोड़ा बहुत डेवलपमेंट को उस टाइम स्ट्रॉन्ग कर दी। और सेकेंड ईयर से आई गेस मेरे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वाला सब्जेक्ट आता है, तो तब मैंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ रिगरस प्रैक्टिस कर दी थी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। तो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अगर सॉर्टेड हो गए तो फिर तुम कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर DSA पे फुल फोकस कर सकते हो, और फिर तुम्हारी सेकेंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप्स लग जाती है, मतलब मोस्टली कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, तब तुम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है,
ठीक है, ओके। एंड आपको क्या लगता है पर्सनली आपकी जर्नी के अंदर कौन सी 3 चीज़ों ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया? सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरे मम्मी और मामा वाली पूरी फैमिली। मतलब उन्होंने इतनी हेल्प की है कि मतलब मैं कभी अपने आप पे डाउट करती थी, पर वो लोग बोलते थे कि हमें तेरे पे विश्वास है कि तू कर लेगी। सेकंड कि मैं कंसिस्टेंट रही, अगर नहीं भी पढ़ने का मन है तो फिर भी बैठ लो थोड़ा बहुत, पर अपने माइंड को ट्रेन करो कि पढ़ना है, तो वो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आएगी। और पेशेंस रखा मैंने कि अगर कभी रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो वो अच्छा ही होगा, और मिल रहा है तो भी अच्छा ही होगा। मतलब दोनों टाइप के पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और पेशेंस रखा। ये है 3 एडवाइसेस। ठीक है, नाइस। आई एम श्योर कि आपकी जर्नी को देख के, आपके हार्डवर्क को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंस्पायर्ड फील करेंगे एंड वो भी अपनी जर्नी के अंदर और ज्यादा मोटिवेट होंगे और ज्यादा मेहनत डालेंगे अपनी गोल्स की तरफ, अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। एंड आई होप कि गुनगुन की जर्नी से हम काफी सारे लेसन्स, काफी सारी चीजें सीख कर जा रहे होंगे और उनको खुद अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।